आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ में। तो शुरू करते हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो। देखिए, वीकडेज हो या वीकेंड, हमारे लिए कोई वीकेंड नहीं है, क्योंकि हम हर रोज आपको करना चाहते हैं खबरों से पूरी तरह अपडेट। अब बिल्कुल, और देखिए आज मौसम भी दिल्ली एनसीआर में काफी अच्छा है और हम ये मान के चले कि बारिश आ जाए जल्दी से, क्योंकि आईएमडी की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि हिंदी और मराठी विवाद के बीच में ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि शिवसेना, यूबीटी और मनसे आज एक मंच पर आने वाले हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा दिन होने वाला है। देखिए, दोनों भाई अब वो बहुत वक्त के बाद, लंबे अरसे के बाद एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, क्योंकि हिंदी और मराठी भाषा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि हिंदी और मराठी के लिए मनसे, शिवसेना, यूबीटी गुट की विजय रैली आज आयोजित की गई है। पिछले 2 दशक के बाद दोनों ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर आज नजर आने वाले हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि सियासत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है, तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या महाराष्ट्र की सियासत करवट लेने वाली है, क्योंकि 20 साल बाद हो रहा है ऐसा कि उद्धव और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आज एक मंच पर नजर जरूर आने वाले हैं, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह बात साफ कर दी है कि गुंडागर्दी भाषा के नाम पर नहीं चलेगी। मारपीट पूरी तरह से गलत है। जैसा बीते दिन हुआ है और जो तस्वीरें सामने आई है कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है और थप्पड़ बरसाए गए हैं, तो ऐसे में अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि गुंडागर्दी भाषा के नाम पर नहीं बर्दाश्त होगी महाराष्ट्र के अंदर। और एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में मराठी पर छिड़ी महाभारत, हिंदी विरोध बहाना, सियासत चमकाना, हिंदी के खिलाफ राज उद्धव एक साथ। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर महाभारत छिड़ गई है। एक बार फिर मराठी और गैर मराठी आमने सामने आ गए हैं। मराठी नहीं बोल पाने पर पिटाई से छिड़े विवाद के बाद महाराष्ट्र की सियासत उबल गई है। महाराष्ट्रात राहून तू कस्टमर तुझ्या मनमानी घालणार का? हिंदी भाषियों के खिलाफ मनसे और शिवसेना, यूबीटी का बवाल जारी है। सड़कों पर प्रदर्शन के बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो वहीं मराठी नहीं बोल पाने की वजह से दुकानदार की पिटाई करने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दुकानदार के साथ मारपीट का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी हिंदी भाषियों की पिटाई के संबंध में कहा कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने भी मनसे और शिवसेना, यूबीटी पर निशाना साधते हुए मराठी नहीं बोलने पर मारपीट की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों से मराठी बुलवाकर दिखाएं। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। आज महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा होने जा रहा है जिसकी उम्मीद कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल नहीं थी। हिंदी मराठी विवाद के बीच आज 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, जिससे महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह बदल सकती है। आपको बड़ी खबर बता दें कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में टीएमसी की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन ये टेंशन बीजेपी ने नहीं बढ़ाई है, बल्कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने टीएमसी की टेंशन बढ़ा दी है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, जहां पर वो हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने वाले हैं। वैसे में टीएमसी का तिल मिलाना लाजमी है, लेकिन क्या बयान उनकी तरफ से बाबा बागेश्वर को लेकर दिया गया है, वो आपको दिखा देते रिपोर्ट में। सबसे जुदा अंदाज बाबा बागेश्वर का राष्ट्रवाद। हिंदू राष्ट्र की अलग बंगाल में दिखेगा असर।
सनातन और हिंदू राष्ट्र की मुखर वकालत करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब पश्चिम बंगाल जाएंगे। बाबा बागेश्वर पश्चिम बंगाल जाकर हिंदू राष्ट्र की अलख जगाएंगे। टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो बहुत ही जल्द बंगाल जाने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ हिंदू हैं हम वहाँ वहाँ जा रहे हैं। हम किसी राजनीतिक प्रपंच से तो जाते नहीं, हमारा किसी भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा तो है नहीं। चलिए मान लीजिए भारत में प्रदेशों में तो ठीक है राजनीतिक है, पर हम विदेश भी जाते हैं। जहाँ जहाँ हिंदू हैं हम सिर्फ अपने सनातनी लोगों से, भारतीय परंपरा को मानने वाले, संस्कृति को मानने वाले वो लोग जो अपनी परंपरा पर अभी भी अडिग हैं, जीना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को संस्कृति सिखाना चाह रहे हैं। जैसे ही पता चला कि बाबा बागेश्वर बंगाल जाएंगे तो टीएमसी में खलबली मच गई। टीएमसी विधायक सावित्री मित्रा ने ऐसा बेतुका बयान दे दिया जिसको सुनकर हैरानी होती है। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र विकल्प इस्लाम है, क्योंकि मुसलमान धर्म की राजनीति नहीं करते। राम हमारे आलोचना बोला, যদি তোমরা জয় শ্রীরাম বলতে পারো তো জয় জগন্নাথ কেন বলো না? জয় জগন্নাথ আলাদা নয়, জয় শ্রীরামও আলাদা নয়, সবই এক। একমাত্র আমার পছন্দ ইসলাম ধর্মকে নিয়ে কোনদিন কোনো মুসলিম সমাজ আন্দোলন করে না। কেন আজকে হিন্দুরা আমাদের সনাতন ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি করে? पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मी अभी से बन गई है। टीएमसी इतनी डरी हुई है कि वो बागेश्वर बाबा के दौरे को भी सियासी चश्मे से देखने लगी है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के लिए पहुंचे हुए हैं और इस बीच अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स वो पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। इससे पहले भी उन्होंने 2 देशों की यात्रा की, जहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा भी गया। द्विपक्षीय वार्ता के लिए ब्यूनस आयर्स वो पहुंच गए हैं। सबको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले घाना गए थे, उसके बाद में त्रिनिदाद गया और टोबैगो गए थे, जहां पर उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया और अब वो अर्जेंटीना पहुंच गए हैं। इसके बाद में वो ब्राजील की यात्रा पर जाएंगे। 5 देशों की ये आधिकारिक विदेश यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ऐसे में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं। तो ब्यूनस आयर्स पहुंचे हैं और यहाँ पर तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां प्रधानमंत्री ने ये अभी यात्रा पूरी कर ली है। इससे पहले जब वो त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे तो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यानी कि जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे उन्हें सम्मानित किया गया था। अब उन्होंने अपनी ऐतिहासिक यात्रा के अगले पड़ाव ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, वहां लैंड कर चुके हैं। तो देखिए, कांवड़ यात्रा पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का इस पर बड़ा बयान आया है और महादेव की तस्वीर मूर्ति जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हर हर महादेव के नारे अब आगे जयकारे गूंजते हुए नजर आएंगे। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है, लेकिन इस पर देखिए सियासत भी जमकर अब हो रही है। तो देखिए, सियासत ऐसी है कि सपा की जो नेता है वो ऐसे में बयानबाजी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को काम नहीं देना चाहते, व्यापार उनका बंद कराना चाहते हैं, इसलिए उनसे नेम प्लेट पूछी जा रही है और रेट लिस्ट पूछी जा रही है। तो मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। हालांकि हिंदू संगठन के लोग जाकर के जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं हाल में, जिसमें नाम बदलने की बात सामने आई थी। देहरादून हाईवे पर अगर बात करें तो पंडित वैष्णो ढाबा, जिसे कल बंद करवा दिया गया, वो भी सनोवर नाम के एक शख्स का था, जिसने अपनी गलत आइडेंटिटी बताते हुए ये ढाबा खोल रखा था। ग्यारह जुलाई से सावन का पावन पर्व शुरू होने वाला है। कांवड़िए भी अब बोल बम जपने की तैयारी करने लगे हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा पर सियासत भी तेज होने लगी है। अलीगढ़ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। सरकार ये चाहती है कि कोई उनकी दुकानों से खरीदारी न करे। ये बहुत तकलीफ देने वाली बात है। ये बहुत तकलीफ देह है और ये नेम प्लेट नहीं लग रही है। ये चिन्हित किया जा रहा है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मुसलमानों के खिलाफ गलत व्यवहार करने के लिए उनकी जो दुकानें हैं वहाँ से कोई खरीद न करे, ये कोशिश ये सरकार कर रही है। एक तरफ जहां सपा सांसद कांवड़ यात्रा पर अपनी राग अलाप रहे हैं, तो वहीं हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेश का पालन हो रहा है।
देखिए, शासन की तरफ से बहुत स्पष्ट निर्देश है कि आगामी सावन माह में जो कांवड़ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा आदि तमाम बातों का ध्यान रखते हुए सकुशल ये यात्रा संपन्न कराई जाए। एक तरफ कांवड़ यात्रा पर सियासत और प्रशासनिक सख्ती की बात हो रही है, तो वहीं हिंदू संगठन भी पीछे नहीं है। यशवीर महाराज आज लोनी पहुंचकर ढाबों और दुकानों की चेकिंग करेंगे और दुकान पर भगवा झंडा और भगवान वराह की फोटो देंगे। अब देखना है कि कांवड़ यात्रा को सियासी रंग में रंगने की विपक्ष की कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। और सुबह सुबह देखिए हम आपको महादेव के दर्शन करवा रहे हैं। महादेव के जयकारों से अब अगला एक महीना गूंजता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। सावन के महीने में कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए जो कांवड़िए जाते हैं हरिद्वार तक जल लेने के लिए और उसके बाद अपने शिवालयों में आकर जलाभिषेक करते हैं, उनके लिए योगी सरकार खासतौर पर निर्देश जारी कर रही है। तो कांवड़ रूट जो है जिससे कांवड़िए इस पूरी यात्रा में जाएंगे, उसके लिए सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं, खास तरीके के स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं, ताकि पूरी जो जानकारी है वो एकदम क्लियरली जो भी कांवड़िए वहां से निकलेंगे उनके सामने आ सके। इन दुकानों पर पूरे सावन तालाबंदी रहेगी। सावन के महीने में इनमें से एक भी दुकान नहीं खुलेगी, क्योंकि ये दुकानें कांवड़ रूट पर है। ऐसे में मीट, मछली, अंडे की ये दुकानें अब नहीं खुलेंगी। इतना ही नहीं, मंदिरों के 100 मीटर के दायरे में भी ऐसी दुकानों पर ताला लगेगा। दुकानदारों की पहचान छिपाने की कोशिश को भी नाकाम करने की तैयारी है। हर दुकान पर सरकार का एक खास स्टिकर लगेगा। इस स्टिकर पर दुकानदार का नाम और दूसरी जरूरी जानकारियां लिखी होंगी। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी होगा, जहां लोग सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। नॉनवेज की यानी कि मीट की दुकानें होंगी, वो सब बंद रखवाई जाएंगी। ऐसे प्रतिष्ठानों को कांवड़ यात्रा के दौरान संचालित नहीं करने दिया जाएगा। योगी सरकार का बड़ा आदेश है, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए टीमें बनाई गई हैं जो सर्वे कर रही हैं। सरकार का मकसद है कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और नियमों के मुताबिक हो। योगी सरकार की ये सख्ती श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करने के साथ साथ व्यवस्था को मुस्तैद करने की कोशिश है। तो आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं, और ऐसा ही कुछ अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो वो देखा जा रहा है कि जो भी कांवड़ रूट है वहां दुकान का नाम तो कुछ और होता है, लेकिन जब स्कैनर लेके जाते हैं तो उसके पीछे कोई मुसलमान निकल आता है। और ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। गुलफाम नाम का एक शख्स नाम बदल करके अपना ढाबा चला रहा था। जैसे ही लोगों को ये बात पता चली तो हड़कंप मच गया। आपको भी दिखाते हैं पूरी खबर। हरिद्वार में खुल गई झूठ की पोल। रियलिटी चेक देख उड़ जाएंगे होश। गुप्ता चाट भंडार का मालिक मुसलमान, गुलफाम के नाम से निकली पहचान। कांवड़ यात्रा वाले रूट पर जितने भी होटल और दुकानें हैं, उन सभी पर नेम प्लेट और पहचान लिखने का आदेश है। लेकिन हम आपको जो सच दिखाएंगे उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर कैसे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरिद्वार के नारसन बॉर्डर पर जब रियलिटी चेक हुई तो जो सच सामने आया उसे देखा आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे हिंदू नाम से चलने वाले ढाबे के मालिक मुसलमान हैं। ये गुप्ता चाट भंडार है और तुम्हारे स्कैनर पे गुफरान, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम कैसे कर रहे गुप्ता के चाट के नाम पे? नहीं, तुम क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? स्कैनर तो तुम्हारा ही है। किसका है? फिर गलत बात है ना। क्यों कर रहे हो फिर तुम ऐसे? क्यों कर रहे हो जब अभी इतना सब कुछ चल रहा है फिर भी तुम खड़े हो यार? तुम्हें तो हटा देना चाहिए था। नहीं, आप किसी और के नाम पे नहीं कर सकते ना भाई। तो देखा आपने कि कैसे गुप्ता सरनेम की आड़ में गुलफाम अपना काम कर रहा है। रियलिटी चेक में जब पूछा गया तो गुलफाम के पास कोई जवाब नहीं था। देखा आपने कि कैसे धर्म के नाम पर नाम बदलकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। और कल देश में मुहर्रम का त्योहार मुहर्रम मनाया जाएगा और ताज़िये की जुलूस भी निकाली जाएगी। और ऐसे में मुहर्रम
और साथ ही क्योंकि कांवड़ यात्रा भी अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, इसको लेकर अलग अलग जगहों पर बैठकें भी हो रही हैं। तो ऐसे में दिल्ली में भी पीस कमेटी की बैठक की जा रही है और आपको बता दें दिल्ली पुलिस कर रही है पीस कमेटी के साथ में बैठक, ताकि जितने भी रास्तों से ये ताजिए निकलेंगे या फिर कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी वहां पर शांति बनी रहे और लोगों का सहयोग मिले, और इसीलिए पीस कमेटी की ये बैठक अलग अलग जगहों पर की जा रही है। तो दोनों ही समुदायों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ ही बातचीत की जाएगी ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और क्योंकि मुहर्रम के मौके पर शोक मनाया जाता है और ताजिया का जुलूस निकाला जाएगा, ऐसे में वो जुलूस किन किन रास्तों से होकर गुजरेगी, और साथ ही क्योंकि कांवड़िए भी अगले कुछ दिनों में अब निकलेंगे हरिद्वार के लिए, कांवड़ के लिए जल लेने के लिए, तो उन दोनों ही रास्तों और रोड मैप पर बातचीत होगी। तो देखिए मुहर्रम को लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो, हर जगह पर ही अलर्ट मोड में प्रशासन इस वक्त नजर आ रहा है। पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर ली गई है। तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है, अलर्ट मोड पर है। तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी से लेकर ड्रोन तक से निगरानी। मुहर्रम को लेकर देश भर में पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी से लेकर ड्रोन तक से निगरानी बरती जा रही है। संवेदनशील शहरों में भारी पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में मुहर्रम के जुलूस पर गतिरोध बरकरार है। कलेक्टर और पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हिंदू संगठन की ओर से 3 दिनों तक कुंभलगढ़ और केलवाड़ा बंद का आह्वान किया जा रहा है। हिंदू पक्ष मुहर्रम के जुलूस के खिलाफ है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष परंपरा का हवाला दे रहा है। ये हमारा मुहर्रम का विषय है, जो हमारा रूट है उस रूट पे हमारा सदियों से जो चल रहा है वो विशेष वो चलते ही रहे और किले कुंभलगढ़ के अंदर ही निकालते हैं और ये लीगल प्रोसीजर है और हम परमिशन से ही काम करते हैं। जो पुरातत्व विभाग कभी किसी को स्वीकृति नहीं देता है, हमारा महाराणा प्रताप के उत्सव के लिए भी परमिशन नहीं देता है वहाँ, जिसका मूल किला है। अब इन लोगों को गलत परमिशन किस प्रक्रिया से दी है? वो किसी शहर में 4 कॉलोनी है तो कि चारों कॉलोनी में शोभा यात्रा निकालेंगे क्या? तो वहीं यूपी के श्रावस्ती और हापुड़ में भी मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस के फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। मुहर्रम को लेकर श्रावस्ती में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। पूरे जिले को 3 सुपर जोन, 8 जोन और 33 सेक्टर में बांटा गया है। हापुड़ में मुहर्रम को लेकर योगी फोर्स अलर्ट मोड पर है। खुद यहां के डीएम ने कहा कि किसी तरह की कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी। तो वहीं मुहर्रम को लेकर उज्जैन पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर शहर में फ्लैग मार्च निकाला और सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने कमर कस रखी है। ऐसे में कांग्रेस ने एक ऐसी मुहिम की शुरुआत की है जिससे बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला वोटर्स को साधने के लिए बैडमैन पॉलिटिक्स की शुरुआत की गई है, लेकिन इससे बीजेपी और जेडीयू खुश नजर नहीं आ रही है। ऐसी क्या पॉलिटिक्स है, क्या दांव खेला है, आपको दिखाते हैं। बिहार का सियासी गेम, कांग्रेस ने किया गियर चेंज। राहुल गांधी बने पैडमैन। बिल्कुल सही सुन और देख रहे हैं आप। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष आपको सैनिटरी पैड ही दिखा रहे हैं जिस पर राहुल गांधी की तस्वीर चस्पा की गई है। दरअसल ये कवायद है महिला वोटरों तक पहुंचने की, उन तक पार्टी की पहचान और सियासी मैसेज पहुंचाने की, उन्हें अपने पाले में लाने की, और इसके लिए ही कांग्रेस ने सैनिटरी पैड का नया फॉर्मूला निकाला है। महिलाओं तक इसको हम पहुंचाएंगे और उनको हेल्थ के रूप में अवेयरनेस भी महिला कांग्रेस की तमाम सदस्य उसको जो है अपनी संदेश पहुंचाएंगे। कांग्रेस का ये अभियान बॉलीवुड फिल्म पैडमैन से प्रेरित है। दावा है कि कांग्रेस बिहार की 5 लाख महिलाओं तक मुफ्त सैनिटरी पैड पहुंचाएगी। साथ ही महिलाओं को 2500 की आर्थिक सहायता भी देने का वादा किया गया है। लेकिन विवाद की असली वजह है सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर, जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस पर हमला बोला है। आप चुनावी वर्ष आया है तो बेटियां, महिलाएं सम्मान और इज्जत का प्रतीक होती है। आप
प्रतीक के रूप में अपना चेहरा उस पर लगाते हैं। राजनीति में वैचारिक दरिद्रता जिसको कहते हैं, परिस्थिति की समझ न होना। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। नीतीश की सरकार महिलाओं को अपने पाले में लाकर ही सालों से सत्ता में बनी हुई है और कांग्रेस अब नीतीश के उसी फॉर्मूले की काट की तलाश में है। आपको एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं कि पटना में एक बड़े उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जो उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है उनका नाम गोपाल खेमका है और इससे पहले उनके बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। तो राजधानी में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। बिहार के मशहूर उद्योगपति है गोपाल खेमका, बहुत ही बड़े और बहुत ही मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका अपराधियों ने गोली मारकर उनकी जान ले ली है। अभी कुछ ही साल पहले उनके बेटे को भी गोली मार दी गई थी। वो घर के बाहर उस वक्त मौजूद थे जब उन पर गोलियां चलाई गई। ऐसे में वो बाहर थे, घर के बाहर, उन्हें नहीं पता था। वो नॉर्मल आम दिनों की तरह से बाहर निकले और ऐसे में बदमाशों ने आकर उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो आधी रात को मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई है। अपार्टमेंट की गेट पर ही बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया, गोली मारी और उसके बाद फरार हो गए। तो ये बड़ी खबर, बिहार के एक बहुत बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई है। पटना के पनाश होटल के पास उनका जो अपार्टमेंट है उसकी गेट पर ही अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आपको ये भी बता दें कि साल 2018 में ऐसा ही उनके बेटे के साथ में किया गया था, जहां पर उनके बेटे को भी इसी तरीके से गोली मार दी गई थी। बताया जा रहा है कि वो रात करीब 11:30 बजे के आसपास एक क्लब से अकेले ही अपने घर लौट रहे थे और पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे अपराधी। और जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के गेट पर अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उनके सिर पर ताबड़तोड़ गोलियां मार दी। आनंद फानन में उन्हें पटना के कंकड़बाग इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। साकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए हैं। साकेत, कितने बड़े ये व्यापारी थे, जरा देश के बाकी दर्शकों को बताइए। और राजधानी पटना में हो क्या रहा है? बिहार की बात करें तो एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि अपराधी बेखौफ है और पुलिस बेबस है। देखिए, गोपाल खेमका बिहार के बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं और खास करके उनका पटना में मेडिकल हॉस्पिटल है। उसके अलावा कई यहाँ हाजीपुर में उनकी कई फैक्ट्रियां हैं जहां पर वो काम करते हैं। तो ऐसे में एक बड़े उद्योगपति के साथ उनके घर के बाहर इस तरह से अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से पुलिस प्रशासन से यहाँ पर खौफ जो है अपराधियों के ऊपर से वो उठ चुका है। और वही तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि बड़े उद्योगपति की हत्या उसके घर के बाहर, जब वो यहाँ बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे रात में। हमारे साथ बने रहिएगा, आप हमें इस पूरे मामले पर और अपडेट्स देते रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। लेकिन हम गया है तो ऐसे में निरहुआ इस पर तंज कस रहे हैं। तो दिनेश लाल यादव, निरहुआ की भी जो सियासी कर्म भूमि है वो आजमगढ़ ही की है और ऐसे में हमेशा से उन्होंने अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया कि वो आजमगढ़ छोड़कर भाग गए। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अखिलेश ने अब फिर से अपना डेरा वहां पर बना लिया है, तो निरहुआ आगे क्या बोलते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि आप जनता के बीच आओ तो सही। तो अब आ रहे हैं तो हमको भी अच्छा लग रहा है कि आइए भाई, आपको जनता ने जिताया है। वो वहाँ पे घर भी उन्होंने बनवा लिया बाकायदे। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि घर बनाए तो लड़ने में और मजा आएगा। ये तंज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के आजमगढ़ में बने किले पर है। दरअसल अब तक यही आरोप लगते थे कि जीतने के बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ छोड़कर भाग जाते हैं। तो अब अखिलेश यादव ने आलोचकों की बोलती बंद कर दी है। लेकिन एक और सवाल है जो अब जोर पकड़ता जा रहा है कि कथावाचक विवाद के बाद अखिलेश ने आजमगढ़ में जो पूजा की, दरअसल वो पूजा ब्राह्मणों ने करवाई, तो फिर जातीय विवाद को हवा क्यों दी? ये डर्टी पॉलिटिक्स है, इसको गंदी राजनीति कहेंगे और नहीं करना चाहिए। आप देश में जोड़ने की राजनीति करिए, लोगों के जीवन को और अच्छा बनाने के लिए आपका क्या योगदान है वो दीजिए। मैं तो वहां 2 साल ही रहा। 2 साल में जो मैंने कर के दिखाया वहां पे, ये लोग 50 साल में करके दिखा दें तो मैं मान जाऊं। कथावाचक विवाद के बीच अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर भी जमकर हमला किया था। सुनिए इस पर दिनेश लाल यादव ने क्या कहा। लगता है कि देखिए, ये पहले ऐसे नेता हैं जो अपने ही धर्म पे वार करते हैं लगातार, जबकि ऐसा कोई नहीं करता, कोई पॉलिटिशियन नहीं करता है। बता दें कि दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ भी आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ते हैं और वो आजमगढ़ में अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव दोनों को
चुनौती भी दे चुके हैं। अब बात गाजियाबाद की करते हैं। मेयर सुनीता दयाल यहाँ गुजर रही थी रास्ते से, तभी कुछ ऐसा हुआ कि एक मौलाना को उन्होंने जमकर फटकार लगाई। तो दरअसल हुआ यूं कि अवैध मजार एक वहां पर थी, तो ऐसे में मेयर ने अवैध मजार को देखा और उसके बाद उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। लेकिन इसी दौरान उन्हें मौलाना भी नजर आ गए। उसके बाद क्या हुआ, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अवैध मजार देखकर गुस्से में लाल हुई मेयर सुनीता दयाल। मौके पर पहुंची मेयर जमकर लगाई फटकार। नहीं, आप देखो, नहीं, ये तेरे घर वालों की है, किसकी है ये? आप ये मैंने तुझे पहले हटाया था, सब सामान हटा दिया। ये है गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल। और गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन के पास सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध मजार देखते ही इनका पारा चढ़ गया। नहीं नहीं, तू क्यों बैठा है यहाँ पे? सब होता है हटवाना, यहाँ गेट का ताला लगवाओ, चारों तरफ से बंद कराओ। आज के बाद अगर तुझे देख लिया मैंने यहाँ बैठे हुए, तो समझ ले तेरा अच्छा नहीं होने। दरअसल महापौर ने करीब 2 माह पहले ही इस मजार को हटवाया था। इसके बावजूद दोबारा से उसी जगह पर अवैध मजार बना दी गई, जिससे सुनीता दयाल भड़क गई और चेतावनी तक दे डाली। नहीं, तू आया क्यों है? आज के दिन ही बैठता हूँ नहीं, क्यों बैठता? तुझे मना नहीं कर सकता। तू वहाँ पे हाईवे पे गंदगी करने बैठ गया, चद्दर चढ़ा के। चद्दर चढ़ी नहीं थी क्या? ड्रामा मत कर, तू आया क्यों है यहाँ पे? यहाँ तू मजार बनाएगा, लाइन लगाएगा। कोई भी चीज मैंने देखो लगाई भी हो, एक चीज भी लगाई हो, इसलिए बैठे हो फिर आप। बैठा क्यों है तू? मेयर सुनीता दयाल ने मजार के पास बैठे शख्स को तो लताड़ा ही, साथ ही उस मजार पर प्रसाद चढ़ाने पहुंचे बलविंदर नाम के शख्स को भी जमकर झाड़ लगा दी। क्या नाम है? दोनों मिलजुल के कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तू बलविंदर यहाँ पे आ रहा है प्रसाद चढ़ाने? तेरा गुरुद्वारा नहीं है, तू यहाँ प्रसाद चढ़ाएगा? बेशर्म करेगा। मेयर सुनीता दयाल ने अवैध मजार पर दोबारा दिखाई देने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी। साथ ही मजार वाली जगह पर पेड़ पौधे लगाने के निर्देश दिए। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि लोग उसका बखेड़ा बना देते हैं, और ऐसा ही हुआ है राजस्थान के भिलवाड़ा में, जहां पर बापू सभागार में आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि लालू यादव को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की औपचारिक घोषणा भी यहां पर होने वाली है। तो ऐसे में ये अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर रोड मैप भी तैयार किया जाएगा चुनावों का। बिहार में बजने वाला है चुनाव का बिगुल। विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने कसी कमर। चुनावी रणनीति पर लालू तेजस्वी करेंगे मंथन। 9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। चुनावी पारा हाई है, तेजस्वी पूरे फॉर्म में नजर आ रही हैं। आज चुनाव को लेकर आरजेडी की बड़ी बैठक होने जा रही है। हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बात लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की, जो इन दिनों परिवार और पार्टी दोनों से अलग थलग नजर आ रहे हैं। ठीक उस समय जब प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तेज प्रताप ने आरोप लगाया है कि उनके साथ साजिश हो रही है। लालू यादव हम ही हैं, जमीन को पकड़ के रखते हैं। अब सवाल है कि अगर तेज प्रताप दूसरे लालू हैं, तो फिर तेजस्वी क्या हैं? ये भी सुन लीजिए। हमारे अर्जुन जो हैं तेजस्वी जी हैं, तो पूरे तरीके से अर्जुन जो है हमारे तेजस्वी जी हैं। काम करना है, जनता के बीच में जाना है। और जो जीत होने जा रही है, जिसमें लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा इस खुला अधिवेशन में विधानसभा चुनाव पर भी मंथन किया जाएगा। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो गया है फ्रेश एंड फास्ट का। चलिए फटाफट से आपको बता दें कौन कौन सी खबरें डिटेल में आगे आपके सामने रखने वाले हैं। तो कहां बचपन के 2 दोस्त दुश्मन बन गए,